हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी इकोनॉमिक्स विद मी। और आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 2 जो कि है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आओ हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या। मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया जाता है। तो पहले जानते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है। अ मैनेजरियल प्रिंसिपल इज अ ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। मैनेजरियल प्रिंसिपल क्या है? एक ब्रॉड है और एक जनरल गाइडलाइंस है जिसके थ्रू डिसीजन मेकिंग और उसके ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर को पता चलता है। For example, while deciding about promotion of an employee, one manager may consider seniority, whereas the other may follow the principle of merit. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉय का प्रमोशन चेक करना होगा तो उसके लिए दो तरीके का यहाँ पे मैनेजर्स का बात किया जा रहा है। एक मैनेजर होगा कि उसकी सीनियरिटी पे चेक करेगा कि भैया ये कितना सीनियर है, कितने साल से ऑर्गेनाइजेशन में, कितने साल ये मतलब इसका सीनियरिटी कितना है, कितना इसका एज है। और दूसरा चेक करेगा कि ये अपना प्रिंसिपल लगाए, कैसा ये ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। मान लो एक तरफ एक ऐसा एम्प्लॉय हो जो पिछले 4 साल से ऑर्गेनाइजेशन के साथ है और एक तरफ दूसरा एक ऐसा एम्प्लॉय जो सिर्फ 1 साल से ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, लेकिन दोनों के बीच का जो मतलब एक प्रोडक्टिविटी है वो एक एम्प्लॉय बी का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एम्प्लॉय ए। तो यही है यहाँ पे मैनेजर्स के सोचने का एक तरीका दिखाया गया है। फिर हम लोग जानेंगे नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या है भैया नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? पहला प्रिंसिपल है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी यानी हर जगह ये रहता है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू अप्लाई टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है सारे तरीके का ऑर्गेनाइजेशन पे जो है यूज़ किया जा सकता है। बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस, स्मॉल एज वेल एज लार्ज, पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज द सर्विस सेक्टर। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम लोग हर ऑर्गेनाइजेशन में लगा सकते हैं। ये लाइन पढ़ के आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब है ना, मतलब फ्लैशबैक दे रहा होगा चैप्टर 1 का। क्या है भैया? बिल्कुल सही, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, यानी मैनेजमेंट हम लोग हर जगह लगा सकते हैं। तो जब मैनेजमेंट हर जगह लगा सकते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी बेशक हर जगह हम लोग लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है जनरल गाइडलाइंस। द प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू एक्शन बट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेटजैक्ट सॉल्यूशन टू ऑल मैनेजरियल प्रॉब्लम। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली जनरल गाइडलाइंस है। ये हमें एक रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं बता रहा है कि अगर ये प्रिंसिपल यूज़ करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। ये आपको बस बता रहा है नॉर्मल, लेकिन ये एक प्रॉपर रेडीमेड आंसर नहीं बताएगा। हाँ भैया है, मतलब एक तरह के एजम्पशन के वे में आपको बता सकता है। तीसरा है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। The principles of management are formed by experience and collective wisdoms of managers as well as experimentation. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे बना है? एक्सपीरियंस के थ्रू बना है, विजडम ऑफ मैनेजर्स के और उनके एक्सपेरिमेंटेशन से, यानी मैनेजर के एक एक्सपीरियंस से क्या बना है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फिर क्या है? फ्लेक्सिबल। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड प्रिस्क्रिप्शंस विच हैव टू बी फॉलोड एब्सोल्युटली। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है एक फिक्स्ड नहीं है कि हाँ यही फॉलो करना है, ये चेंज हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, जो है ऑर्गेनाइजेशन के कंडीशन के हिसाब से जो है ये चेंज हो सकता है। एक फिक्स्ड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। दे आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय मैनेजर व्हेन द सिचुएशन सो डिमांडेड। बिल्कुल सही बताया गया है कि भैया ये मतलब फिक्स्ड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। ये ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो है चेंज हो सकता है। जैसा जैसा डिमांड है तो मैनेजर इसको अपने हिसाब से जो है चेंज कर सकता है। पांचवा है मेनली बिहेवियर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एम एट इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, देयरफॉर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर मेनली बिहेवियरल इन नेचर। ये मैनेजर्स के बेसिकली बिहेवियर पे डिपेंड करता है। एक मैनेजर कौन होता है? ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? मेनली बिहेवियरल है। फिर है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। The principle of management are intended to establish relationship between cause and effect so that they can be used in similar situation in a large number of cases. Cause and effect relationship जो है establish करता है, कौन establish करता है? Principle of management. फिर एक contingent। contingent का मतलब होता है basically dependent. The application of principle of management is contingent or dependent, yes, upon the prevailing situation at a particular point of time. ये dependent रहता है किस पे? किसी भी सिचुएशन पे। तो जहाँ आपको डिपेंडेंट या कॉन्टिंजेंट का नाम आ जाता है, यानी कॉन्टिंजेंट का मतलब क्या है? डिपेंडेंट। तो कुल मिला के ये 8 जो है नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। कौन कौन सा? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, हर जगह यूज होगा। जनरल गाइडलाइंस है, रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देगा। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, प्रैक्टिस से और मैनेजर्स के एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट से ये बना है। फ्लेक्सिबल है, यानी इसको सिचुएशन के हिसाब से जो है चेंज किया जा सकता है। फिर मेनली बिहेवियरल है, बिहेवियर पे मतलब मैनेजर्स के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शो करता है और कॉन्टिंजेंट यानी डिपेंडेंट रहता है। फिर हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है? प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। मैनेजर्स को कुछ यूजफुल थिंग्स बताता है ताकि मैनेजर अपने इंसाइट को जो है अपने दिमाग में जो उसने सोचा उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर सके। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड द मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियल वर्ल्ड सिचुएशन। Adherence to this principle will add to their knowledge, ability and understanding of managerial situations and circumstances.
तो ये मैनेजर्स को बेसिकली जो है एक यूजफुल इंसाइट बताता है, एक तरीका बताता है कि मैनेजर्स अपने जो दिमाग में उसने सोच रखा है उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर सके। फिर दूसरा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिक है भाई कि अगर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं, सही तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत अच्छे तरीके से होगा और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, इफेक्टिव, सही तरीके से काम होगा, सही जगह पे लोगों को अपॉइंट किया गया है तो भैया रिसोर्सेज और हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत सक्सेसफुल रन करेगा। रिसोर्सेज बोथ ह्यूमन एंड मटेरियल अवेलेबल विद द कंपनी आर लिमिटेड। सब जानते भैया कि रिसोर्सेज इस पूरे दुनिया में लिमिटेड है और जो रिसोर्सेज कंपनी में यूज हो रहा है वो भी लिमिटेड है। तो एक कंपनी और एक मैनेजर को सोचना पड़ता है कि जो भी रिसोर्सेज कंपनी में है वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो सके, क्योंकि ये क्या है, लिमिटेड है। दे हैव टू बी पुट टू ऑप्टिमम यूज, यही लिखा गया है। फिर तीसरा है साइंटिफिक डिसीजन। डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, थॉटफुल एंड जस्टिफिएबल इन टर्म्स ऑफ द इंटेंडेड पर्पसेस। दे मस्ट बी टाइमली, रियलिस्टिक एंड सब्जेक्ट टू मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। साइंटिफिक डिसीजन होना चाहिए, जो भी हम लोग डिसीजन ले रहे हैं ये कुछ फैक्ट्स पे, कुछ थॉटफुल और किसी जस्टिफिएबल टर्म्स में रहना चाहिए और ये टाइमली होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और सब्जेक्ट टू मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, इस पर भी डिपेंड रहता है। मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। जैसे जैसे मान लो इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस हो रहा है तो अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सही से यूज हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन उस चेंजेस को आराम से अडॉप्ट कर सकता है। Although the principles are in the nature of general guidelines, but they are modified as such help managers to meet changing requirements of the environment। यही लिखा गया है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में, समझो, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अच्छे तरीके से यूज़ हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, तो जैसे जैसे कभी मान लो इन्वायरमेंट में थोड़ा सा भी कुछ भी चेंजेस होगा तो ऑर्गेनाइजेशन आराम से उस इन्वायरमेंट को अपने मतलब आराम से अडॉप्ट कर सकता है। फिर है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। द इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक फोर्सेज, बिजनेस, स्पेशली लिमिटेड कंपनीज टू फुलफिल देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है फुलफिल करने में हेल्प करता है। फिर है छठा क्या है भैया, 6 पॉइंट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट से जो है यहाँ पे ट्रेनिंग हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजर से मैनेजमेंट से एजुकेशन हो रहा है, रिसर्च हो रहा है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एट द कोर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी, एज सच दीज आर यूज एज अ बेसिस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। यहाँ पे ये बेसिकली मैनेजमेंट ट्रेनिंग और एजुकेशन के यूज आ रहा है। फिर है क्या भैया, हेनरी फेयोल। अब आया हमारा मेन टॉपिक, हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल कौन थे, जिनका जन्म हुआ था 29 जुलाई 1841 और इनका डेथ कब हुआ था, 19 नवंबर 1925। वॉज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। इन सबका प्रोफेशन याद करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हेनरी फेयोल कौन थे भैया, तो ये फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे, माइनिंग एग्जीक्यूटिव, ऑथर एंड डायरेक्टर ऑफ माइंस हु डेवलप्ड द जनरल थ्योरी ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज ऑफन कॉल्ड फ्योलिज्म। हेनरी फेयोल के कितने प्रिंसिपल्स थे, तो हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स थे। हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स थे और इन्होंने जो है 14 प्रिंसिपल्स दिया था। और ये कौन थे भैया, तो ये थे एक माइनिंग इंजीनियर, फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। अब ये कौन कौन से प्रिंसिपल ऑफ कौन से 14 प्रिंसिपल्स हैं, यहाँ पे बस मैंने टर्म यूज़ किया है। एनसीईआरटी जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक एक लाइन को अच्छे से देखेंगे। डिवीजन ऑफ वर्क, पहला इनका प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क। काम को बांट दो, हर एक काम को बांट दो ताकि इससे क्या हो, एक स्पेशलाइजेशन हो। दूसरा क्या, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी क्या होता है, अथॉरिटी में सीखने होता है पावर टू टेक डिसीजन, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, उस किसी भी काम को पूरा करने का एक ऑब्लिगेशन होता है। तो प्रॉपर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप जो है उसको इस्टेब्लिश करना। फिर क्या है तीसरा, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन प्रिंसिपल हमें कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन हो। देखो नाम से पता चला है डिसिप्लिन, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो है डिसिप्लिन मेंटेन रहना चाहिए। चौथा है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी कमांड जो मिल रहा है वो यूनिटी रहे, यानी एक मतलब एम्प्लॉय है वो किसी एक मैनेजर का सुने, एक साथ जो है 4-5 मैनेजर्स का सुनेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, तो यहाँ पे ड्यूअल सबऑर्डिनेट का प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूनिटी ऑफ कमांड की एक एम्प्लॉय जो है किसी एक मैनेजर का बात सुने पहले और उस हिसाब से काम करे ताकि वो अपने फुल एफिशिएंट वे में काम कर सकता है। फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में होता है कि एक डायरेक्शन में काम करना, मतलब एक मैनेजर के पीछे वन हेड जो होता है ना, एक हेड उसके पीछे लोग काम करें। एक मैनेजर एक डायरेक्शन में अपना काम करे तो उसके पीछे जितने भी एम्प्लॉय है वो उस डायरेक्शन में काम करे। फिर छठा है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग आते हैं सबका कुछ अपना एक इंटरेस्ट होता है, तो उस सारे इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हम लोग जनरल इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग होते हैं वो किसी एक मकसद से आते हैं, किसी का अपना एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट रहता है, तो वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जो हम लोग जनरल इंटरेस्ट में करेंगे। फिर रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को अच्छे तरीके से मतलब अच्छे तरीके से उनको सैलरी देना, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उनको अच्छा सैलरी देना। फिर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब एक तरफ पावर, और डिसेंट्रलाइजेशन यानी पावर जो है हर छोटे छोटे एरिया लेवल्स पे चला मतलब फैल गया है यानी पहुंच गया है। फिर स्केलर चेन, एक प्रॉपर चेन में जो है बात हो रहा है, यानी पहले मतलब लोअर लेवल से टॉप लेवल जाने का एक प्रॉपर चेन बना हुआ है। क्या बना हुआ है, एक प्रॉपर चेन।
फिर है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम हैं और या फिर जितने भी रिसोर्स मतलब क्या बोल सकते हो उसको, मतलब प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में होता है कि सारा चीज़ प्रॉपर तरीके से अरेंज है। क्या बोल रहा हूँ मैंने, प्रॉपर तरीके से अरेंज है। फिर ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी नाम से पता चल रहा है ना, इक्विटी यानी सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देना। तो एम्प्लॉय को जो है एक इम्पॉर्टेंस अच्छा मिलना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, कि मतलब कि हाँ भैया तुम भी इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंस होते हो, ताकि वो अपने आप को एक ना लोनलीनेस फील नहीं करेगा और अपना काम और अच्छा से करेगा और उसे इक्वल रखा जाए तब। फिर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको थोड़ा स्टेबल रखने दिया जाए, यानी उनको ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाए। ये नहीं कि आई इस ऑर्गेनाइजेशन में 1-2 महीना काम किया फिर उनको निकाल दे, तो इससे क्या होगा, उनका हम लोग प्रॉपर ना जो है एफिशिएंट तरीका नहीं देख सकते, उसका एक कैपेबिलिटी नहीं चेक कर पाएंगे अगर हर 1-2 महीने पे हम लोग एम्प्लॉयज़ को एक जगह से दूसरी जगह या ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल देंगे। फिर प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव कहता है कि अगर किसी एम्प्लॉय के पास किसी कोई तरीके का इनिशिएटिव है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है, तो मैनेजर्स को उसके इनिशिएटिव को वेलकम करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि भैया तुम एम्प्लॉय हो, तुम मैनेजर्स के साथ बैठकर काम नहीं कर सकते हो, तुम्हारा काम ये प्लान बनाना नहीं है। अगर उसके पास एक अच्छा इनिशिएटिव, एक अच्छा प्लान है, तो वो मैनेजर उसके इनिशिएटिव, उसके प्लान को वेलकम करे और उससे काम करे। उससे क्या होगा, एम्प्लॉय बहुत मोटिवेटेड रहेगा। फिर स्पिरिट डी कॉप्स। स्पिरिट डी कॉप्स का मतलब है कि यहाँ पे एक हम लोग टीम स्पिरिट जनरेट करता है। मैनेजर यहाँ पे क्या करता है, टीम स्पिरिट को जनरेट करता है। फिर है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को मतलब बताया था। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जिनका जन्म हुआ था 20 मार्च 1856 और डेथ कब हुआ था 21 मार्च 1915। ये कौन थे, अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। कौन थे ये, अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। इनका भी प्रोफेशन याद रखे रहना। इन्होंने कुछ चार प्रिंसिपल दिए थे। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी चीज़ यूज़ करेंगे या फिर जो भी ना मतलब चीज़ अप्लाई करेंगे, वो सारा एक साइंटिफिक वे में होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि हाँ भैया इस ऑर्गेनाइजेशन में, मान लो एक एग्जाम्पल के वे में सोचते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में बोला गया कि हम लोग 15 दिन के लिए जो है लोगों को सस्पेंड कर देते किसी एम्प्लॉय को, तो क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे एक अच्छा रीज़न होना चाहिए। ये नहीं कि भैया एक काम करते 15 लोग को सस्पेंड कर देते हैं अभी के लिए, जो होगा देखा जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। एक कोई भी काम करने से पहले एक प्रॉपर साइंटिफिक डिसीजन होना चाहिए कि हाँ हम लोग क्यों कर रहे हैं। दूसरा है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, प्रेम भाव से काम करो, आराम से, लड़ना झगड़ना नहीं है, प्रेम भाव से काम करना है। फिर है कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इससे पहले हम लोग बोले कि प्रेम भाव से काम कर रहे हैं, यानी सब मिलजुल के काम कर रहे हैं ना, तो कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल, इसका मतलब यही है कि अकेले मत काम करो यार, मिल बांट के काम करो, अच्छे से रहो, ग्रुप में काम करो। फिर डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। इसका मतलब है कि हम लोग जितने भी लोग हैं उनका अच्छा तरीके से डेवलपमेंट करना, उसके पूरे एफिशिएंसी और प्रोस्पेरिटी से। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को अच्छा तरीके से उसका डेवलपमेंट हो रहा है, वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो वो अपने पूरे एफिशिएंसी और प्रोस्पेरिटी के साथ जो है काम कर रहा है और उसका डेवलपमेंट भी अच्छा हो रहा है। फिर इन्होंने कुछ टेक्निक्स भी दिए थे। देखो पहले ये 4, हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिया, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने 4 प्रिंसिपल दिए थे, लेकिन इनके साथ जो है इनका 8 जो है एक टेक्निक्स भी है। पहला क्या, फंक्शनल फोरमैनशिप। देखो मैं बताता हूँ यहाँ फंक्शनल फोरमैनशिप में इन्होंने क्या किया था। फंक्शनल फोरमैनशिप में 2 चीज़ किया था, प्लानिंग इंचार्ज, प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज में था वो लोग थे जो सिर्फ प्लान बनाएंगे, और प्रोडक्शन इंचार्ज में वो लोग थे जो कि उस चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर कुछ 4 पार्ट थे, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो था बेसिकली इंस्ट्रक्शन देता था कि हाँ हम लोग ऐसे ऐसे काम करेंगे। रूट क्लर्क बताता था कि हम लोग इस रूट में इस चीज़ को फॉलो करके काम करेंगे। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क बेसिकली बताता था कि कितने इस काम को करने में कितना टाइम लग सकता है, कितना कॉस्ट आ सकता है। और डिसिप्लिनेरियन बेसिकली बताता था कि ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हो रहा है वो प्रॉपर डिसिप्लिन में होना चाहिए। फिर है प्रोडक्शन इंचार्ज, इसमें स्पीड बॉस, कि काम कितना स्पीड में हो रहा है, नाम से पता चल रहा है ना, स्पीड बॉस, यानी काम जो है स्पीड में हो रहा है कि नहीं। गैंग बॉस, पूरे हेड है वो गैंग का जो है, मतलब एक गैंग बॉस यानी जो लोग काम कर रहे हैं उनका ये हेड है। फिर है रिपेयर बॉस, कोई भी काम करते समय कोई मशीन खराब हो गया तो ये इनके अंडर आता है कि इसे रिपेयर कर दे। फिर इंस्पेक्टर, अब जब प्रोडक्शन हो गया तो इसको इंस्पेक्ट करना कि ये चीज़ सही हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये फंक्शनल फोरमैनशिप। फिर स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, कुछ स्टैंडर्डाइज रखो, एक प्रॉपर मतलब एक्स्ट्रा जो डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना है, वही डाइवर्सिफाई करना है, वही चीज़ को डाइवर्सिफाई करना है जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल हो। एक्स्ट्रा करके जो है ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, तो यही बोला जा रहा है कि स्टैंडर्डाइज करो और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क करो, एक्स्ट्रा डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना है। फिर मेथड स्टडी, मेथड स्टडी में बेसिकली बोला जाता है कि हम लोग बेस्ट मेथड को यूज़ करेंगे किसी भी काम को करने के लिए। मोशन स्टडी बताता है कि मान लो एक ये मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, 1 मिनट इसको थोड़ा अच्छा सा सर्कल बनाना दो यार। ये एक, अरे यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट भाई। ये रहा एक सर्कल, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजर का ऑफिस यहाँ है और एम्प्लॉय का ऑफिस यहाँ है। अगर एम्प्लॉय को कुछ मैनेजर से काम होगा तो ये पूरा घूम के जाएगा,
तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, इससे टाइम लगेगा, बेकार का टाइम खर्च हो रहा है कि नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं फ्रेडरिक विंसलो साहब, टेलर साहब, कि इस केस में आपको जो है एम्प्लॉय यहाँ है तो मैनेजर का ऑफिस भी बगल में बनाओ, कि अगर मैनेजर को कुछ पूछना होगा तो वो तुरंत एम्प्लॉय को कुछ पूछना होगा तो वो तुरंत आकर मैनेजर से कांटेक्ट कर सकता है। और मैनेजर को चेक करना है कि उनका काम जो एम्प्लॉय काम सही करे तो वो भी खुद जाकर तुरंत चेक कर सकते हैं। तो यही बताया गया कि हम लोग को मोशन स्टडी में जो है जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको पास रखना है, ज़्यादा दूर नहीं रखना है कि टाइम वेस्ट हो। फिर टाइम स्टडी बेसिकली बताता है कि हमारा काम कितने समय में कंप्लीट होगा। और फिर है फैटिक स्टडी में बेसिकली रेस्ट इंटरवल चेक किया जाता है। फैटिक स्टडी में क्या चेक किया जाता है? रेस्ट इंटरवल, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है कितना लोगों को जो एम्प्लॉय काम करे उनको रेस्ट कितना दिया जा रहा है, कुछ काम करने के बाद कुछ घंटे का या कुछ मिनट्स का कुछ रेस्ट दिया जा रहा है कि नहीं, क्योंकि काम करते करते वो लोग भी थक जाते हैं। फिर डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम बोलता है कि जैसा एम्प्लॉय मेहनत से काम करेंगे वैसा उनको जो है पेमेंट मिलेगा। मान लो यहाँ पर दो एम्प्लॉय है 7 डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम के लिए, एक एम्प्लॉय का नाम है ए, दूसरा है बी। एक बोला गया कि ए जो है, अगर मैनेजर ने पहले सेटअप करके रखा है कि एक पीस शर्ट बनाने के लिए जो है उन्हें 10 रुपये मिलेगा। मान लो इन्होंने ए ने जो है 10 का प्रोडक्शन किया और बी ने मात्र 5 किया, तो ए को कितना मिलेगा? 10 × 10 दैट इज 100, और बी को कितना मिलेगा? 5 × 10 दैट इज 50। तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम यही बताता है कि जैसा एम्प्लॉय काम करेगा, फुल जोश में काम करेगा, प्रोडक्टिविटी अपना इंक्रीज करके करेगा, तो उसको वैसा पेमेंट मिलेगा। यहाँ ए ने जो है 10 शर्ट का प्रोडक्शन किया लेकिन बी ने कितना किया? 5 का, तो ए ने ज़्यादा किया तो ए को मिलेगा 100 रुपये और बी को कितना मिलेगा? मात्र 50 रुपीज़। तो इस केस में क्या हुआ? यहाँ पे लग रहा होगा कि ये तो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। नहीं, डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, डिफरेंस है, नो डाउट डिफरेंस है, लेकिन बी कल होकर मोटिवेट हो जाएगा, नहीं भैया मैं भी अच्छे से काम करूँगा ताकि मुझे ज़्यादा पैसा मिले। तो एम्प्लॉय बहुत मेहनत से काम करेगा और इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा और ऑर्गेनाइजेशन बहुत आगे चलेगा, सक्सेसफुली काम करेगा। फिर यहाँ पे एक शायद पॉइंट मिस हो गया मेरे से, वो है मेंटल रिवॉल्यूशन। क्या है मेंटल रिवॉल्यूशन? यानी यहाँ पे जो है मानसिकता चेंज होगा। जो पुराना ख्यालात है ना कि मतलब मैनेजर हैं हम लोग ज़्यादा टॉप है, एम्प्लॉय कोई मेरे सामने एम्प्लॉय नहीं आ सकता, एम्प्लॉय मेरे सामने डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, एम्प्लॉय मेरे साथ बैठ नहीं सकता, ये चीज़ को जो है चेंज करो। ये सब नहीं चलेगा यहाँ पर। क्या बोला मैंने? ये सब नहीं होना चाहिए कि भाई एकदम पुराना मानसिकता लेके बैठे हुए हैं कि एम्प्लॉय है वो मैनेजर के साथ नहीं बैठ सकता। तो मेंटल रिवॉल्यूशन में बेसिकली होता है कि अपने दिमाग मतलब अपने आउटलुक को चेंज करो, अपने मानसिकता को चेंज करो। और ये तो मैंने बता ही दिया। तो इस केस से हम लोग देख सकते हैं, हम लोग पीपीटी के थ्रू आराम से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ लिए, लेकिन एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन भी जो है हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये एक तरह का ओवरव्यू हो गया कि कल होकर थोड़ा रिवीजन करना होगा तो इसको वीडियो को देख सकते हैं। सो पसंद आएगा तो भाई इसे लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।